हेलो दोस्तों, मैं वीके मिश्रा और आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एल नीनो और ला नीनो के बारे में। तो चलते हम लोग समझते हैं एल नीनो क्या है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास प्रकट होती है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहां पे हम आपके सामने कि यह है एल नीनो जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास प्रकट होती है और इसके प्रभाव से अति शुष्क क्षेत्रों में वर्षा होती है और वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्कता की स्थिति पैदा होती है। यही नहीं, यदि हम एल नीनो की बात करें तो एल नीनो इसे हम चाइल्ड ऑफ द क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये ईसा मसीह का बच्चा है। ये मींस चाइल्ड ऑफ द क्राइस्ट है। वास्तव में इस एल नीनो का संबंध जो आप देख रहे हो, इस एल नीनो का संबंध हम सौर कलंक से संबंधित मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये सौर कलंक चक्र से संबंधित है। अतः ये एक चक्रीय प्रघटना है। इस पर भी हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बेटा जुड़ते जाएंगे और सेशन को बेहतरीन तरीके से अपने दोस्तों में शेयर करेंगे बेटा। तो चलते हैं एल नीनो के बारे में विस्तार से डिस्कस करने से पहले हम लोग सामान्य काल के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर में जैसे मान लीजिए 2022 का वर्ष सामान्य काल रहा तो आखिर में 2022 में कैसी घटनाएं हुई और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि एल नीनो के काल में आखिर में क्या अंतर आ जाता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य काल में। जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि जो ऐसी पौने जो 30-35 से लेकर विषुवत की ओर संचित होती हैं उन्हें हम व्यापारिक पौनों के नाम से जानते हैं। ये व्यापारिक पौने उत्तरी गोलार्ध में भी संचित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी संचित होती हैं। यदि हम यहां पे बात करें तो इस प्रकार ये संचित होती हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने और इस दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौनों के प्रभाव से विषुवतीय गर्म जल का संचयन, यहां पे देखिए बेटा ये सामान्य काल की कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने जिसके प्रभाव से विषुवतीय गर्म जल का संचयन इंडोनेशिया के पास होता है। आप देख रहे हैं कि यहां से जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौनों के प्रभाव से जो विषुवतीय गर्म जल है ये आकर के इंडोनेशिया के पास इकट्ठा हो जाती है। इंडोनेशिया के पास इसका संचयन हो जाता है। संचयन के फलस्वरूप यहां के जो जल का तल है इस जल के तल में 90 सेंटीमीटर, हाँ जी बिल्कुल सही सुने, 90 सेंटीमीटर जल के तल में उत्थान होता है। जल तल में कितना उत्थान होगा तो आपका जवाब होगा कि 90 सेंटीमीटर जल के तल में उत्थान होता है। वहीं पर पेरू के तट के समीप देखोगे तो 90 सेंटीमीटर जल के तल का यहां पे मींस निम्न तल स्थिति होगी। मींस पेरू के तट के पास 90 सेंटीमीटर जल के तल का पतन होगा। ऐसी स्थिति में दोबारा बिंदु को समझते हैं। चूंकि इंडोनेशिया के समीप गर्म जल का संचयन हुआ है, गर्म जल के संचयन होने के कारण यहां की वायु गर्म होकर के बेटा ऊपर उठेगी। जब यहां की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है तो ये फैलेगी और फैल करके फिर ठंडी होगी, संघनित होगा। संघनन के फलस्वरूप बादल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? बादल का निर्माण होगा और इस बादल के द्वारा वर्षा होती है। इस बादल के द्वारा आप देख रहे हैं कि यहां पे वर्षा होती है। मींस सामान्य काल में आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया के सामान्य काल की बात अभी हम कर रहे हैं आपके साथ। सामान्य काल में या इंडोनेशिया के पास जल के तल में उत्थान होता, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां की जो जल है गर्म होकर के वायु के रूप में आरोहित होगी तो यहां पे लो प्रेशर कायम होगा। जब यहां की वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर कायम होगा। सेकेंड, आपने देखा बादल का निर्माण होता है, बादल का निर्माण होता है। और तीसरा आपने देखा कि वर्षा प्राप्त होती है। मींस सामान्य काल में इंडोनेशिया के पास 3 घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। पहला कि जल के तल में उत्थान, लो प्रेशर, बादल का निर्माण और वर्षा, ये इतनी घटनाएं देखने को मिलती हैं सामान्य काल में। वहीं पर पेरू के तट के पास देखोगे तो पेरू के तट के पास मेरे प्यारे दोस्त जल के तल में यहां पे आप देख रहे हैं कि पतन हो रहा है तथा यहां की जो ठंडी वायु है इस ठंडी वायु को पेरू का जो तट है, ये पेरू का जो तट है ये इसे एब्जॉर्ब कर लेता बेटा। और एब्जॉर्ब करने की स्थिति में यहां पे उच्च दाब की स्थिति होगी। यहां पे उच्च दाब होगा तो बादल का निर्माण नहीं होगा, बादल का निर्माण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। तो सामान्य काल में आपने देखा कि जहां पर इंडोनेशिया के समीप इंडोनेशिया पर वर्षा हो रही है वहीं पर पेरू के तट के समीप आप देख रहे हैं कि शुष्कता की स्थिति पैदा हो रही है। ये कब स्थिति है? सामान्य काल में। ठीक इसी प्रकार ऐसी ही दशाओं में ऐसी ही, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार इंडोनेशिया से
पेरू के बीच एक वाकर सेल का निर्माण होता है, एक सेल का निर्माण होता है जिसे हम वाकर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार एक सेल का निर्माण हिंद महासागर में होता है, जो कि पश्चिमी, जहां पे पश्चिमी या हिंद महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर में भी एक वाकर सेल का निर्माण होता है, जहां पे सोमालिया के तट के पास उच्च दाब की स्थिति होती है और जो कि दक्षिण पश्चिमी पवनों को, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को यह प्रेरित करती है और भारत में वर्षा होती है। तो सामान्य काल की स्थिति में आपने देखा कि भारत में वर्षा हो रही है। चलते हैं, अब हम समझते हैं कि एल नीनो के काल में क्या घटना हो जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एल नीनो का जो संबंध है, एल नीनो का जो संबंध है, जो ला नीनो का संबंध है, यह सौर कलंक से संबंधित होता है। सौर कलंक से संबंधित होता, इसका मतलब यह है कि एक ऐसी स्थिति होगी कि जब सौर कलंक सक्रियता की स्थिति होगी और एक ऐसी स्थिति होगी कि जब सौर कलंक का ह्रासकाल होगा। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्त कि जब सौर कलंक में वृद्धि होगी तो सौर कलंक में वृद्धि होने के फलस्वरूप सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि होगी और सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि होगी तो दाब पेटियां भी मजबूत होंगी, क्योंकि जितना अधिक सूर्य तप की मात्रा होगी हमारी दाब पेटी, जो वायु दाब पेटी है, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि आखिर में एल नीनो की परिघटना कब घटती है। इस एल नीनो की जो परिघटना है या एल नीनो परिघटना सामान्यतः सौर कलंक के ह्रासकाल से संबंधित है। ये जो एल नीनो है, पॉइंट को समझते चलना बेटा, एल नीनो जो है, इस एल नीनो का संबंध सौर कलंक के ह्रासकाल से संबंधित है। आपने बस आपको इतना ही देखना बेटा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सौर कलंक के ह्रासकाल से संबंधित है और जब आपने देखा कि ये सौर कलंक के ह्रासकाल में, इसका मतलब यह कि सूर्य तप की मात्रा में कमी होगी। सूर्य तप की मात्रा में कमी होगी तो दाब पेटियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल नीनो के काल में, पॉइंट को समझते चलना बेटा, एल नीनो के काल में जो हमारी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनी थी, जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनी थी, ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनी क्षीण हो जाती हैं। जब ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनी क्षीण हो जाती हैं तो गर्म जल का जो संचयन, जो नॉर्मल ईयर में आपने देखा था गर्म जल का संचयन इंडोनेशिया के पास हो रहा था, ये गर्म जल का संचयन क्या हो जाता है, रुक जाता है। और साथ ही जब ये गर्म जल का संचयन रुक जाएगा, यहां पे दाब पेटियां क्या हो, मजबूत हो गई हैं, अपेक्षाकृत क्षीण हो गई हैं, मजबूत के बजाय क्षीण हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पे मिस पेरू के तट के पास जब ये क्षीण हो गई हैं तो एल नीनो के काल में पेरू के तट के पास गर्म जल का संचयन होगा और गर्म जल का जब संचयन होगा, पॉइंट को समझते चलना बेटा, गर्म जल का जब संचयन होगा तो गर्म जल के संचयन के कारण यहां पे जल के तल में उत्थान होगा। जल तल में क्या होगा, उत्थान होगा मेरे प्यारे दोस्त। और जब जल तल में उत्थान होगा तो निम्न दाब की स्थिति होगी। निम्न मींस गर्म जल का संचयन, वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी और जब यहां पे गर्म वायु होकर के यहां पे वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो यहां पे किसका, बादल का निर्माण होगा, इसके द्वारा यहां पे वर्षा होगी। अब पॉइंट को समझो बेटा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि इसको आपको समझना होगा, यहां पे वर्षा होती है। जहां पे आपने देखा था कि सामान्य काल में पेरू के तट पे शुष्कता की स्थिति थी, वहीं पर आपने देखा कि एल नीनो के काल में पेरू के तट पे वर्षा हो रही है। ठीक उसी प्रकार यहां पे देखोगे वर्षाहीनता की, इंडोनेशिया के समीप आप देखोगे तो वर्षाहीनता की दशा होती है। अब यहां पे आप देखोगे पवनों की दिशा ऐसे प्राप्त होती है, मींस जो वाकर सेल था, इस वाकर सेल में क्या हो गया, व्युत्क्रमण हो गया। वाकर सेल में व्युत्क्रमण की स्थिति हो गई और इस प्रकार आपने देखा एल नीनो की घटना है। मींस एक शब्द में कहा जाए तो एल नीनो के काल में, पॉइंट को समझिए बेटा, एल नीनो के काल में पेरू के तट के पास गर्म जल का संचयन, निम्न दाब की स्थिति, बादल का निर्माण और वर्षा होती है। वहीं पर इंडोनेशिया के समीप, इंडोनेशिया के पास शुष्कता की स्थिति होती है और नॉर्मल ईयर की अपेक्षा वाकर सेल में व्युत्क्रमण हो जाता है। इसे हम कहते हैं, इसे ही मुख्यतः कहते हैं कि ये क्या है, एल नीनो का काल है। आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपने सामान्य काल में देखा था कि सोमालिया के पास उच्च दाब की स्थिति थी जो कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को प्रेरित कर रही थी। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि एल नीनो के काल में सोमालिया के पास निम्न दाब की स्थिति हो जाती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कमजोर हो जाती हैं और भारत में भी शुष्कता की स्थिति देखी जाती है। इसका मतलब यह है कि एल नीनो के काल में भारत में सामान्यतः
अधिकांशतः शुष्कता की स्थिति देखी जाती है। हाँ, लेकिन यह भी बात याद रखना है, कुछ ऐसे वर्ष भी हैं कि जहां पर एल नीनो की घटना हुई है लेकिन भारत में वर्षा ठीक ठाक हुई है। तो ये बातें भी आपको ध्यान देना है। बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं एक अगला हमारा पॉइंट है कि वो है ला नीनो। ला नीनो का जो संबंध होता है वो सौर कलंक में वृद्धि के समय होता है। इसका मतलब यह है कि यह परिघटना जब सौर कलंक सक्रियता की स्थिति होती है तब घटित होती है। जैसे हमने यहां पे आपके साथ डिस्कस किया कि एल नीनो के काल में क्या होता है कि सौर कलंक सक्रियता की स्थिति होती है। अब जब सौर कलंक सक्रियता होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी से बताओ बेटा कि सौर कलंक सक्रियता की जब स्थिति होगी तो सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि होगी कमी? तो आपका जवाब होगा कि सर सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि होगी। सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि होने के कारण दाब पेटियां सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि होगी। बहुत अच्छा बेटा, आप ही ने बताया। सूर्य तप की मात्रा में बेटा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में हमारी दाब पेटियां क्या हो जाएंगी? बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। दाब पेटियां जो है ये क्या हो जाएंगी? तो मजबूत हो जाएंगी। और इस प्रकार जब दाब पेटियां मजबूत हो गई, आप बताएं बेटा, दाब पेटियां मजबूत हो गई तो जब दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पौनी बहुत ज्यादा सशक्त हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में ये बहुत अधिक मात्रा में गर्म जल का देख रहे संचयन बहुत ज्यादा मात्रा में करती हैं। गर्म जल का संचयन बहुत ज्यादा होता है तो गर्म जल के संचयन के कारण यहां पे बहुत ज्यादा होने के कारण यहां पे लो प्रेशर में और ज्यादा गिरावट आती है। यहां पे वर्षा की बादल का निर्माण होगा और वर्षा की स्थिति होती है। वर्षा की स्थिति होती है मींस ला नीनो के काल में ठीक वैसी ही घटना होती है जैसे सामान्य काल में। हाँ, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे सामान्य काल में निम्न दाब की स्थिति है, यहां पे निम्न दाब से भी और ज्यादा दाब गिर जाता है, मींस बहुत ज्यादा अधिक यहां पे निम्न दाब की स्थिति हो जाती है। आपने देखा था वहां पे अपेक्षाकृत कम गर्म जल का संचयन हो रहा था, लेकिन यहां पे गर्म जल का संचयन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस प्रकार यहां पे जब गर्म जल बादल का निर्माण होगा और ये ठीक इसी प्रकार ऐसी स्थिति में उपरस्थ वायु को यहां पर लो प्रेशर बादल का निर्माण नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी। मींस आपने देखा ये क्या है? आपका जवाब होगा कि सर यही तो ला नीनो है। तो एल नीनो सामान्य काल, दूसरा आपने देखा एल नीनो और तीसरा आपने देखा ला नीनो। ये तीन महत्वपूर्ण कंसेप्ट होते हैं जो लोगों को बार बार दिक्कत करते हैं। हालांकि ये हम और विस्तार से आपके साथ डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इस पर। एक थोड़ी सी और हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कंसेप्ट होता है बेटा, आपने दक्षिणी दोलन नाम नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन का मतलब क्या है इसको समझो बेटा। दक्षिणी दोलन का मतलब ये है, दक्षिणी दोलन जिसे हम एंसो कहते हैं। आखिर में एंसो क्यों कहते हैं ये आपको समझना है। मान लीजिए ये हमने कहा ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है और हमने मान लिया ये पेरू का तट है। तो यहां पे अब देखिए बेटा, समझना है आपको, बिंदु समझना है। सामान्य काल में आपने देखा, सामान्य काल की बात कर रहा हूं, सामान्य काल में यहां आपने देखा हाई प्रेशर था, यहां पे गर्म जल का संचयन और लो प्रेशर था। ये नॉर्मल ईयर की बात है, ये नॉर्मल ईयर की बात है, यहां पे नॉर्मल कंडीशन की बात है, ठीक है। जब आपने एल नीनो की घटना देखा तो एल नीनो की घटना पे यहां पे लो प्रेशर देखा और यहां पे आपने देखा हाई प्रेशर। मींस कहने का मतलब यह है कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, इस पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में दाब में जो परिवर्तन हो रहा है, ये दाबों में जो परिवर्तन हो रहा है, इस दाबों में परिवर्तन को ही, दाब में जो परिवर्तन हो रहा है इसी दाब में परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहते हैं। इसी दाब में जो परिवर्तन है, इसी दाब में परिवर्तन को हम दक्षिणी दोलन कहते हैं। और ये दाबों में परिवर्तन, जैसे यहां पे नॉर्मल ईयर में यहां पे हाई प्रेशर था और यहां पे लो प्रेशर था, लेकिन एल नीनो में के कारण यहां पे लो प्रेशर कायम हुआ, यहां पे हाई प्रेशर। तो ये दाबों में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये जो दाबों में आप चेंज देख रहे हैं, ये किसके कारण हो रहा है? तो आपका जवाब होगा एल नीनो के कारण। तो आखिर में जब एल नीनो के कारण हो रहा है, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं एंसो, मींस एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, मींस इसे हम कहते हैं एल नीनो दक्षिणी दोलन के नाम से भी जानते हैं। ये भी बातें आपको, इसी में एक कंसेप्ट होता है बेटा मुडोकी। बहुत सारी इसमें कंसेप्ट हैं और ये हम विस्तार से और चर्चा करेंगे आपके साथ फाउंडेशन कोर्स में, बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। मुडोकी क्या होता है? ये ऐसी स्थिति होती है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में और पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपेक्षाकृत उच्च दाब हो और मध्य में, जो मध्य प्रशांत महासागर में
गर्म या निम्न दाब की स्थिति हो, और ऐसी स्थिति में जापान पे वर्षा ठीक ठाक होती है। जब जापान में आप देखोगे चक्रवातों की बारंबारता में वृद्धि हो जाती है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में जापान में चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होती है, तो आपका जवाब होगा मोडोकी की दशा। यह ऐसी दशा होती है कि जब पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में उच्च दाब की स्थिति होती है और मध्य प्रशांत महासागर में निम्न दाब की स्थिति होती है। यहां पे गर्म जल होता है और जिसके कारण जापान पे चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होती है। और भी बहुत सारे इसी टॉपिक के साथ बहुत सारे अभी सब टॉपिक्स हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम इंडियन डायपोल, पॉजिटिव इंडियन डायपोल, निगेटिव इंडियन डायपोल, फिर आपने सुना होगा जूलियन एक्सेलेशन, आपने नाम सुना। तो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी कंसेप्ट पढ़ने हैं, लेकिन हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ फाउंडेशन कोर्स में। तो आज की यहाँ पे जो ये क्लासेस, जो सेशन था आपका, मीन्स आप लेकर यहाँ पे हम आए थे आपके लिए कि एल नीनो और ला नीनो होता क्या है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।